सबसे पहले चैप्टर के अंदर जो चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, इसका हम लोग एक रिवीजन कर देते हैं। इसका एक छोटा सा रिवीजन कर देते हैं ताकि आपको सब बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और आप लोग इसका प्रॉपर रिस्पॉन्स दीजिएगा, जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे फ्लावर के बारे में, फ्लावर पढ़े थे ना। तो आप एक बात बताइए कि फ्लावर में कितने लेयर का हमने स्टडी किया था? कितने लेयर पढ़ा था? सबसे पहला लेयर कौन सा था? सबसे बाहरी लेयर, सबसे पहला लेयर सेपल। क्या था? सबसे फर्स्ट लेयर हमने बताया था आपको सेपल होता है। दूसरा लेयर कौन बताया था? पेटल बताया था, पेटल बताया था। एस्टेमेन क्या बताया था? एस्टेमेन बताया था। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो वाला का, ये बात तक है ना। ये सेपल है, ये सबसे बाहरी लेयर है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या बोला था? आउटर मोस्ट लेयर है, यानी कि सबसे बाहरी लेयर। उसके बाद इसके जस्ट नीचे ये वाला लेयर है, कौन है? पेटल है, यानी कि सेकंड आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है जी। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? एस्टेमेन के बारे में। एस्टेमेन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एस्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव लेयर या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये पढ़ा जी। उसके बाद कार्पल मेल वाला पार्ट है कि फीमेल वाला? यानी हम कह सकते हैं कार्पल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। इतना बात पढ़े थे। इसके अलावा एक फ्लावर के अंदर सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पल, इसकी संख्या 2 से ज्यादा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह करके मतलब बहुत सारा इसका नंबर हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं ये सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पल ये सब क्या है? ये सब ग्रुप में पाए जाते हैं। ग्रुप में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? और इसके ग्रुप को, सेपल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं जी? सेपल के ग्रुप को क्या बोलते हैं आप लोग जल्दी? कैलिक्स। पेटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कोरोना। क्या बोलेंगे? कोरोला। कोरोना नहीं, कोरोला। क्या बोलेंगे? कोरोला। और स्टेमेन के ग्रुप को क्या बोलते हैं लोग? स्टेमेन के ग्रुप को जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो लोग समझ सकते हैं कि एग्जाम में आपको क्या होने वाला है, इसलिए आप लोग बोलते रहिए, अच्छा रहेगा। स्टेमेन के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। और कार्पल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइनोसियम बोलते हैं। इतना बात क्लियर है सबको? तो दिक्कत? सेपल और पेटल का जो कलर बताया था हमने कि जनरली ये समानता कलरफुल होते हैं, यानी कि रंगीन कलर के होते हैं, लाल या पीला कलर के होते हैं। ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि ये दूर से नजर आ जाए, क्योंकि लाल और पीला कलर का विजिबिलिटी जो होता है ना, दूर से ज्यादा दिखाई देता है। ये फायदा होता है फ्लावर के लिए कब? जब निषेचन की क्रिया हम लोग करेंगे, पॉलिनेशन पढ़ेंगे, तो वहां समझ में आएगा कि क्या है। समझ में आ गया? उसके बाद सेपल का फंक्शन बताए थे, पेटल का फंक्शन तो मालूम है ना, सबसे पहले होगा तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, आगे कुछ नहीं है। उसके अलावा हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? स्टेमेन के बारे में। स्टेमेन में कितने पार्ट होते हैं जी? कल बताया था हमने उस दिन। स्टेमेन में कितने पार्ट? 2 पार्ट। इसकी ऊपर वाला जो एस्टेमेन के पार्ट है ये देख लीजिए क्या है? इसका ऊपरी वाला पार्ट क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे इसको? जल्दी बोलिए। एंथर। और इसके नीचे पतला लंबा अंडा सा एक स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत? अरे समझ में आया क्या? एक किसका पार्ट है? एंथर फिलामेंट। किसका पार्ट है? स्टेमेन का। स्टेमेन के कितने पार्ट? 2 पार्ट। कौन? एंथर फिलामेंट। और एंथर के अंदर कितने पार्ट? 2। ये इसमें इस तरह करके एक लाइन खींचा हुआ रहता है जो एंथर को 2 भागों में, इक्वल भागों में विभाजित कर देती है, डिवाइड कर देती है। और एक भाग को, एक पार्ट को, एक खंड को हम लोग क्या बोलते हैं? लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोब। और एक एंथर के अंदर लोब की संख्या कितनी होगी? 2। इसलिए एंथर क्या होते हैं? एंथर का नेचर कैसा होता है जी? बोलो जल्दी। क्या होता है? बाइलोब नेचर होता है। कितना बात समझ में आया क्या? अब एक बात बताइए, एक एंथर के एक लोब के अंदर ये गोलाकार स्फेरिकल इस तरह के संरचना कितने होते हैं? 2 होते हैं। और इस गोलाकार संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। कितना बात समझ में आया सबको? अरे बताया था ना, एक स्पोरेंजिया, 2, 3, 4। यानी कि एक एंथर के अंदर स्पोरेंजिया का नंबर कितना? 4 का मतलब टेट्रा। एंथर के अंदर 4 स्पोरेंजिया है, इसलिए हम लोग क्या बोल दिए थे? टेट्रा स्पोरेंजिएट बोलते हैं। एंथर का नेचर क्या बोलते हैं? टेट्रा
मतलब 4 गो स्पोरेंजिया है इसके अंदर, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? टेट्रास्पोरेंजिया। क्लियर, सबको समझ में आया क्या? और उसके बाद ये जो एस्पोरेंजिएट है ये हमने बना दिया, आपके सामने लीजिए, एक एस्पोरेंजिएट बना दिया, यानी कि एक एस्पोरेंजिया का फिगर हमने बना दिया। ये गोलाकार स्फेरिकल थैला होता है और इसके अंदर बहुत सारा गोलाकार ऐसा संरचना पाया जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन सैक, यानी कि परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागकोश। और इस पोलन सैक के अंदर बहुत सारा छोटा गोलाकार दानेदार संरचना पाई जाती है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परागकण बोलते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। पोलन ग्रेन यानी कि परागकण। क्या एकदम समझ में आया क्या? परागकण एक गोलाकार दानेदार संरचना होती है जो जनरली परागकोश के अंदर संरक्षित रहती है। किसके अंदर? परागकोश यानी कि पोलन सैक के अंदर आती है। क्या एकदम समझ में आया क्या? एक बात बताइए, परागकोश यानी कि पोलन सैक के चारों तरफ जो गोलाकार संरचना होती है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं। क्या नाम है? एस्पोरेंजिया, यानी कि ये हो गया एस्पोरेंजिया। एक बात बताइए, एक एस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे पोलन सैक होते हैं, ये बात सही गलत है? सही है। एक एस्पोरेंजिया के अंदर एक से ज्यादा पोलन सैक होते हैं, ये बात सही है? सही है। एक पोलन सैक के अंदर एक से ज्यादा पोलन ग्रेन होते हैं, ये बात सही गलत है? सही है। अरे सही है ना? सही है। देखिए, ये भी गोला, ये भी गोला और ये भी गोला, तीनों गोलाकार ही है। बात समझ में आया क्या? yes, और ये येलो कलर का जनरली समानता भी पोलन ग्रेन्स का कलर कैसा होता है? समानता येलोविश कलर के अंदर होता है। और ये एक बेस्ट एग्जांपल है फ्लावर के अंदर देखा जाता है पोलन ग्रेन का, जिसको हम लोग हिबिस्कस फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिबिस्कस फ्लावर। ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन को आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका जो पोलन ग्रेन है ये समानता येलो कलर का, पीला कलर का दानेदार संरचना होती है। सबको समझ में आ रहा है क्या? इस फ्लावर का नाम भी याद रखिए। क्या, कौन सा फ्लावर है जी? हिबिस्कस फ्लावर। क्या नाम है? हिबिस्कस फ्लावर। कौन सा फ्लावर? हिबिस्कस फ्लावर। क्या नाम है? हिबिस्कस फ्लावर। याद रहेगा, कोई दिक्कत? अब उसके बाद ये जो एंथर थे, इस एंथर को हमने क्या किया था? ट्रांसफर सेक्शन किया था, कट किया था। इस तरह मान लो कि ये एंथर है, इस एंथर को अगर हम लोग यहाँ से बीच से ऐसे कट करेंगे तो 4 गो स्पोरेंजिया नजर आएगा। 1 2 3 4 स्पोरेंजिया नजर आएगा। नहीं 4 स्पोरेंजिया? देखिए, अरे फ्लावर का नाम है बस हिबिस्कस, याद रखिए। उसके अंदर इस पोलन ग्रेन को हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, इसलिए एग्जांपल मैंने आपको बताया। चलिए, ये आप जब उसका ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, यानी कि 4 गो स्पोरेंजिया गोलाकार होगा साहब। अरे होगा कि नहीं होगा? ये हमने क्या बना दिया? आपके सामने एंथर बनाया। क्या बनाया? एंथर। और इस एंथर को बीच से काटेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और इसको खोल कर ऐसे देखिए, 1 2 3 4 गो स्पोरेंजिया आपके सामने नजर आ रहा है। एक स्पोरेंजिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि एंथर के दीवार को हमने काट करके देखा है। बस समझ में आया क्या? और एंथर की दीवार को जब आप ट्रांसफर करेंगे, कट करेंगे इसकी दीवार को, ऐसे ऐसे कट कर रहे हैं लोग, ऐसे कट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? और काटने के बाद 4 गो स्पोरेंजिया नजर आ रहा है। और इस स्पोरेंजिया को अब ये जो दीवार है, इसको लेयर को हम इसके अंदर लेयर देखेंगे तो इसके अंदर भी कितने लेयर बताया था हमने? 4 लेयर। एंथर के दीवार के अंदर कितने लेयर? 4 लेयर। सबसे पहले सबसे बाहरी लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। एंथर की सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर। कितना बात समझ में आएगा? और उसके बाद मैंने बताया था एपिडर्मिस के बारे में। देखिए, ये सबसे पहले जो लेयर है उसको हम लोग क्या नाम दिया है? एपिडर्मिस। समझ में आएगा? अब एपिडर्मिस में कितने पार्ट? 2। एपिडर्मिस में कितने पार्ट? 2। एपी प्लस डर्मिस। एपी प्लस डर्मिस। एपी मींस अपॉन, अपॉन मींस के ऊपर, और डर्म मींस होता है स्किन, सतह, सबसे बाहरी लेयर, यानी कि एपिडर्मिस, यानी कि फ्लावर का मतलब एंथर के सबसे बाहरी लेयर जो होगा उस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। समझ में आया क्या? इसके अलावा एपिडर्मिस के फंक्शन के बारे में हम लोग बात किए। एपिडर्मिस का फंक्शन याद है क्या? एपिडर्मिस का सबसे पहला फंक्शन, सबसे बाहर होगा तो क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कौन? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। एक बात बताइए, एपिडर्मिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंथर को, ये बात सही बात है? सही है। एंथर को सुरक्षा प्रदान करने में एपिडर्मिस मदद करता है, ये बात सही है ना? सही है। दूसरी बात, ये जो परागकोश है,
इस पराग कोश के अंदर से ये जो पराग कण भरे हुए हैं पोलन ग्रेन्स, इस पोलन ग्रेन्स को निकलने में मदद करता है कौन? एपिडर्मिस। समझिए कि उसको बंद करके रखा हुआ है। जैसे एपिडर्मिस बस्ट करेगा, एंथर की दीवार टूटेगा। इस टूटने की प्रोसेस को बोलते हैं डेhiscence ऑफ एंथर। एंथर की दीवार ब्रस्ट कर जाना, फट जाना, टूट जाना। और जैसे ही डेhiscence ऑफ एंथर होगा, और एंथर का डेhiscence कब होगा? जब एंथर मैच्योर होगा तब, जब उसके अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी डेवलप हो जाएगा तब। बात समझ में आएगा? जैसे मैच्योर होगा उसके अंदर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी डेवलप होगा और क्या करेगा? वो दीवार टूट जाएगा। किसका दीवार? एंथर का दीवार का, जिसकी वजह से एंथर का दीवार फटेगा और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेhiscence ऑफ एंथर। और डेhiscence ऑफ एंथर के बाद जो पोलन सैक के अंदर जो एंथर भरे हुए, जो पोलन ग्रेन भरे हुए हैं, सारा पोलन ग्रेन उसके अंदर से रिलीज हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेhiscence ऑफ एंथर। यानी एंथर डेhiscence में भी कौन मदद करता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का दो काम बताया ना हमने, क्या? सबसे पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और दूसरा क्या बताया हमने? डेhiscence ऑफ एंथर। एंथर डेhiscence का मतलब नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं है, इतना जरूर आप बोल सकते हैं कि पोलन सैक के अंदर से पराग कणों को निकालने की प्रक्रिया जो है ना, यही डेhiscence ऑफ एंथर कहलाता है दीवार फटने के बाद। अब समझ में आएगा? दोनों काम क्लियर है? सेकंड लेयर मैंने आपको क्या बताया एपिडर्मिस के बाद? सेकंड लेयर का नाम बोलिए जल्दी। सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस, दूसरा लेयर एंडोथेलियम। बैटरी चार्ज नहीं लग रहा है क्या? आप लोग नहीं पढ़ के हैं क्या? नहीं सर। नहीं आए क्या? नहीं सर। अरे आया कि नहीं आया? नहीं सर। आना चाहिए। एक बात बताइए, एपिडर्मिस का नेचर हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा? सर हार्ड होगा। हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा? हार्ड होगा सर। हार्ड और सॉफ्ट की कंपैरिजन मैं सेकंड लेयर के कंपैरिजन में कर रहा हूँ। आप ईटा पत्थर का कंपैरिजन नहीं करेंगे, मैं उस लेयर के कंपैरिजन बात कर रहा हूँ। बताए थे आपको कि सबसे बाहर होगा वो, जाहिर सी बात है कि हार्ड होगा। यस सर। तो एंडोथेलियम के कंपैरिजन में एपिडर्मिस का जो लेयर होता है वो हार्ड होता है, लेकिन जो एंडोथेलियम होगा एपिडर्मिस के कंपैरिजन में सॉफ्ट होगा। उसके अंदर एक रेशेदार होगा, यानी कि रेशा होगा, और रेशा को हम लोग फाइब्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रस। यानी कि एंडोथेलियम सॉफ्ट होगा किसके कंपैरिजन में? एपिडर्मिस। इसके अलावा एंडोथेलियम फाइब्रस होगा, यानी कि रेशेदार होगा। बात समझ में आ गया? जबकि एपिडर्मिस हार्ड होता है, नॉन फाइब्रस होता है, फाइब्रस उसके अंदर नहीं होता है। सबको समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? अब उसके बाद एंडोथेलियम का वही काम होगा जो एपिडर्मिस का काम होगा। दोनों काम सेम। सबसे पहला काम जो एपिडर्मिस का कौन सा काम था? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सेम उसी तरह एंडोथेलियम भी क्या करेगा? एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? इसके अलावा सेकंड फंक्शन वही पराग कोश के अंदर से परागकण को बाहर निकलना। कब? जब एंथर मैच्योर होगा तब, जब एंथर की दीवार फटेगी तब, यानी कि डेhiscence ऑफ एंथर प्रोसेस के बाद क्या होगा? उसके अंदर से पराग कोश निकले, परागकण निकलेंगे, यानी कि उसके अंदर भी ये मदद करता है। बात समझ में आएगा? कौन? एंडोथेलियम। क्लियर है? थर्ड लेयर कौन? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर तीसरा लेयर है, सबसे अंदर वाला लेयर है। फंक्शन वही है जो इन तीनों का फंक्शन है। क्या फंक्शन है? सुरक्षा प्रदान करना, डेhiscence ऑफ एंथर मदद करना, यानी कि पराग कोश के अंदर से परागकण को बाहर निकालना इसका फंक्शन है। किसका? मिडिल लेयर का। इसके अलावा ये जो परागकण है, परागकण का डेवलपमेंट, विकास, जन्म जिस कोशिका से होती है उस कोशिका को भोजन प्रदान करने का काम कौन करता है? ये मिडिल लेयर करता है। कौन सा काम करता है? मिडिल लेयर। और उसके बाद लास्ट है सबसे अंदर वाला लेयर है। कौन है? कौन सा लेयर है? टैपिटम। क्या बोलेंगे? टैपिटम। यानी कि टैपिटम ये समझिए कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है टैपिटम, जो मेन मकसद एंथर का है कि परागकोश के अंदर परागकण का डेवलपमेंट करना, यानी कि तो डेवलपमेंट जब हो जाता है परागकण का, तो उस परागकण को भोजन प्रदान करने का काम कौन करता है? टैपिटम करता है।
इतना बात समझ में आया क्या? ये तो हमने पिछले 2-4 दिन से जो भी पढ़ रहे थे सब का हमने पिछले 10 मिनट में क्विक रिवीजन कर दिया। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं, परागकण यानी कि पोलन ग्रेन यानी कि माइक्रो स्पोरेंजिया यानी कि लघु बीजाणु के बारे में समझ में आया क्या? चलिए आइए टू द पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। जितना पढ़ा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए कल जो हम लोग पढ़े थे उसका एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आंसर देखिए बोर्ड पर, क्योंकि बोर्ड पर ये सब चीजें भाई इधर देखो बोर्ड पर। ये हमने एक परागकण को बनाया जो बहुत छोटा होता है, धूल के पार्टिकल्स की तरह होता है, इतना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन बोर्ड पर हमने बड़ा बना दिया क्योंकि आपको दिखाई दे, जो लोग पीछे बैठे हैं उनको भी दिखाई दे। इतना बड़ा पोलन ग्रेन्स नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी कि अब देखिए ये जो पोलन ग्रेन्स है यानी कि परागकण है, इसके सतह पर इसके ऊपर 2 लेयर होता है। कितने लेयर होता है जी? 2 लेयर। ये लीजिए ये सबसे बाहरी लेयर, सबसे बाहरी लेयर किसका? सबसे बाहरी लेयर परागकण मतलब पोलन ग्रेन्स का। इधर ध्यान दो जी, पोलन ग्रेन्स का सबसे बाहरी लेयर है और ये जो है ना ये सेकंड लेयर है, ये यानी कि ये अंदर वाला लेयर है। इस बाहर वाले को हम लोग एक नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। एक्साइन नहीं समझ में आएगा तो बाहर को हम लोग बोलते हैं बाह्य, इसको लगा देंगे चोल। क्या बोलेंगे? बाह्य चोल। याद रहेगा? यानी कि एक्साइन पोलन ग्रेन परागकण का सबसे बाहरी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइन यानी कि एक्साइन यानी कि बाह्य चोल। क्लियर है? दूसरा ये सबसे अंदर वाला लेयर है, यानी कि 2 ही लेयर है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। जो अंदर वाला लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? इंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं। कोई दिक्कत? अरे समझ में आ रहा है क्या? ये जो इंटाइन है एक्साइन है। परागकण के कितने लेयर? 2 लेयर। एक्साइन इंटाइन, बाह्य चोल अंदर चोल। एक्साइन सबसे बाहर होता है, इंटाइन अंदर होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक छोटा सा बात बता दूं, ये गोला है ना, अरे गोला होगा तो उसका रेडियस होगा, डायमीटर होगा ना, इसका डायमीटर मैंने आपको बताया था लास्ट डे। क्या होता है इसका डायमीटर? 25 से 50 क्या माइक्रोमीटर। 25 से 50 माइक्रोमीटर। इसका रेडियस है कि व्यास है? डायमीटर है मतलब व्यास है। क्लियर है? चलिए पूछा जाएगा परागकण का व्यास कितना? परागकण का व्यास कितना? इसके ऊपर कितने सतह? 2। सबसे बाहर वाले को क्या बोलेंगे? अंदर वाला क्या बोलेंगे? अरे बाहर वाला को एक्साइन और भीतर वाला को इंटाइन। कोई दिक्कत? अब देखिए जो बाहर होगा उसका सुरक्षा प्रदान करना काम होगा और सुरक्षा के लिए उसे कुछ न कुछ स्पेशल उसके अंदर होना चाहिए। समझ में आया क्या? अब देखिए जब इस एक्साइन से पूछा गया कि भाई तुम बाहर क्यों बैठे हो, तुमको कोई दिक्कत नहीं होता है क्या? तो क्या चीज का दिक्कत? तो बहुत कुछ आएगा तुमको अटैक करने आएगा। सबसे पहले आएगा एसिड। कौन आएगा? एसिड आएगा। बेस या कहीं कहीं बुक में आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ अल्काली है ना, अल्काली। बेस हो गया, एसिड हो गया। उसके अलावा टेम्परेचर मतलब तापमान, बहुत ज्यादा तापमान आएगा तो आप क्या कीजिएगा? उसके अलावा आपसे कहेगा प्रेशर आ जाए तो फिर आप क्या कीजिएगा? उसके अलावा एंजाइम आ जाए तो क्या कीजिएगा? तो सबको एक्साइन कहता है कि मैं नहीं टूटूंगा। अरे इंटाइन पूछता है कि भाई तुम्हारे अंदर क्या खासियत है कि तुम नहीं टूटेगा? तो बोलता है कि देख भाई मेरे अंदर एक स्पेशल कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल रासायनिक पदार्थ प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल ऑर्गेनिक केमिकल सबस्टेंस प्रेजेंट होता है और उस स्पेशल ऑर्गेनिक केमिकल सबस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी। यस वेरी गुड। क्या बोलेंगे? एस्पोरोपोलेनिन। क्या बोलेंगे? एस्पोरोपोलेनिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्पोरोपोलेनिन। यानी कि एस्पोरोपोलेनिन जो होता है ना बहुत हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है इस पर किसी भी एक्स्ट्रा
इंटरनल सबस्टांस का कोई भी बाहरी चीज का अटैक हो जाए तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर इस पराग कण पर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दीजिए, खूब गर्म कर दीजिए, बैठा दीजिए आग पर, गर्म करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खूब प्रेशर दे दीजिए, बहुत ज्यादा एक्सेस प्रेशर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टूटेगा नहीं, डैमेज। एसिड डाल दीजिए उस पर, बेस डाल दीजिए, इंजाइम गिरा दीजिए। इंजाइम का काम होता है कोई भी सबस्टांस प्राप्त होता है उसको तोड़ देता है, लेकिन इंजाइम भी इस पर एक्शन नहीं कर पाएगा, यानी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्ड होता है। कौन? ये स्पोरोफोनी। इसलिए कहा जाता है इट इज द हार्डेस्ट सबस्टांस इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर बहुत हार्डेस्ट सबस्टांस कौन है? ये स्पोरोफोनी। ये एक ऑर्गेनिक केमिकल सबस्टांस है, ये कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होता है जो एंजाइम के अंदर उपस्थित होता है, जिसकी वजह से ये बहुत हार्ड होता है, टफ होता है। इसीलिए इस पोलन ग्रेन्स को हम लोग फॉसिल्स के फॉर्म में यूज करते हैं, जीवाश्म के फॉर्म में। फॉसिल्स का नाम सुने हैं? जीवाश्म का नाम सुने हैं? फॉसिल्स का निर्माण कब होता है? हजारों हजार साल पहले, जब मिट्टी के अंदर कोई भी चीज दब जाती है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ती है, फिर भी वो डिजेनरेट नहीं होता है, खराब नहीं होता है ना, यानी कि डिग्रेड नहीं होता, अपघटित नहीं होता है, टूटता नहीं है, तो कहीं ना कहीं फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। इसी तरह ये जो पराग कण है ये भी फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व रहता है ना, क्योंकि इसको तोड़ना, अपघटन करना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि एंजाइम के अंदर ये जो केमिकल सबस्टांस है बहुत हार्ड है, जिसका नाम है स्पोरोफोनी। क्या एक बात समझ में आया? क्या कोई दिक्कत? अब एक और बात सुनिए। अब तो इंटाइन पे जरा टेंशन से माना जा रहा है, और भीतर वाली इंटाइन समझ में आया क्या? ये बहुत टेंशन से माना जा रहा है कि भाई तुम्हारे अंदर क्या हुआ है, स्पोरोफोनी है। अब लिए यानी कि ये फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व रहते हैं, क्योंकि ये इसको द्वारा, मतलब कि जिस तरह फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, तो जमीन के अंदर अगर दब जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, मतलब जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर बहुत दब जाए या बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ जाए, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, ये नहीं खराब होता, नहीं टूटता है, क्योंकि बहुत मजबूत होता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि पराग कण को हम लोग फॉसिल्स के फॉर्म में भी यूज करते हैं। क्या इतना समझ में आएगा? कोई दिक्कत? बंद कर।